Assalamu alaikum and welcome to the 6th episode of Islamic Expansion Series. पिछले एपिसोड में हमने बात की कि मुसलमान ससानी एम्पायर से अब बाज़ंतीनी एम्पायर में दाखिल हो चुके थे और यहाँ मौजूद एक शहर बौसरा का शहर इसको फतह कर चुके थे। जिसके बाद बाज़ंतीनी बादशाह इसने अपने भाई और एक आर्मीनियन जनरल को अजनादाइन जाने के लिए कहा और यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ एक फ़ौज इकट्ठा करने के लिए कहा। ये फ़ौज इकट्ठी हो चुकी थी और मुसलमान इसके खिलाफ रवाना हो चुके थे। बाज़ंतीनी फ़ौज की तादाद तकरीबन 90,000 से 1 लाख तक की थी, जबकि इसके मुकाबले में मुसलमान सिर्फ 15 से 20,000 की तादाद में थे। ये मुस्लिम फ़ौज बाज़ंतीनियों के सामने आ चुकी थी और दोनों फ़ौजें अपनी पोजीशंस ले चुकी थी। इस दफ़ा आर्मी की डिवीज़न कुछ इस तरीके से थी कि इन्फेंट्री को 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया था, सेंटर, राइट एंड लेफ़्ट, और हर विंग के ऊपर कैवेलरी यूनिट्स गार्ड के लिए मौजूद थी। दोनों फ़ौजें तैयार शुदा थी, लेकिन इससे पहले कि जंग शुरू होती एक ईसाई पादरी, एक क्रिश्चियन बिशप हज़रत खालिद बिन वलीद के पास आता है और उनके साथ बातचीत पर मुसलमानों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन इसके जवाब में मुसलमानों की तरफ से 3 ऑप्शंस दी जाती है बाज़ंतीनी फ़ौज को। पहली ये कि वो लोग इस्लाम कबूल करें, दूसरी कि वो जिज़िया टैक्स अदा करें और अपनी जान की अमान पा जाए, जबकि तीसरी थी कि मुसलमानों के साथ बाकायदा जंग में मुलव्वस हो। बाज़ंतीनी फ़ौज पहली 2 ऑप्शंस को ठुकराते हुए तीसरी ऑप्शन का इंतखाब करती है और इनके फ्रंट लाइन में मौजूद कुछ ऑक्सिलरी मिसाइल यूनिट्स, जिनमें शामिल थे इनके तीरंदाज और कुछ मंजनीके यानी कैटापल्ट्स, ये मुसलमान फ़ौज के ऊपर तीर और पत्थरों की बारिश शुरू करते हैं। मुसलमान जिनके पास इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, इनको काफ़ी लॉसेस फेस करना पड़ते हैं। लेकिन इसी दौरान एक मुस्लिम फ़ौजी, एक मुस्लिम वॉरियर हज़रत दिरार, ये इन आते हुए तीरों को नज़रअंदाज करते हुए अल्लाह अकबर का नारा लगाते बाज़ंतीनी फ़ौज की तरफ चढ़ाई करते हैं। और जैसे ही ये तीरों और पत्थरों की बारिश थमती है तो हज़रत दिरार और उनके 2 साथियों का सामना होता है बाज़ंतीनी फ़ौज के कुछ सिपाहियों से। और यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त ड्यूल कॉम्बैट हमें देखने को मिला। हज़रत दिरार और इनके साथी इनके मुकाबले में मौजूद बाज़ंतीनी एलीट वॉरियर्स को हरा चुके थे, जिसके बाद इनका सामना होता है 2 बाज़ंतीनी जनरल से, और ये जनरल भी कुछ ख़ास मुख्तलिफ साबित नहीं होते, क्योंकि इनको भी जल्द ही इन मुस्लिम्स की तरफ से हरा दिया जाता। जिसके बाद ये अरब फोर्स बाज़ंतीनियों पर मुकम्मल तरीके से हमला जारी करती है। मुसलमानों का यह हमला रात ढलने तक जारी रहता है और आखिरकार ये दोनों आर्मीज़ रात में वापस अपने कैंप्स की तरफ लौट जाती है। जंग का अगला दिन आ चुका था और यहाँ पर बाज़ंतीनी फ़ौज की कमांडर वरदान की तरफ से एक मंसूबा बनाया जाता। ये मंसूबा था हज़रत खालिद बिन वलीद को फंसाने का। वरदान हज़रत खालिद बिन वलीद को पारने के बहाने से बातचीत करने के लिए अपने पास बुलाता है। दोस्तों, यहाँ पर आसान अल्फाज में अगर पारने को समझा सको तो इसका मतलब वो होता है दोनों मुखालिफ फ़ौजों के दरमियान कोई मुआहिदा करना और जंग को ख़त्म करना। वरदान का मकसद था कि हज़रत खालिद बिन वलीद को अपने कैंप से दूर कर बुला सकें और इनको यहाँ पर किसी किस्म का जानी नुकसान पहुँचा सके। लेकिन हज़रत दिरार इस मंसूबे को जान चुके थे और ये लम्हे में ही वरदान को कत्ल कर देते, जिसके बाद दोबारा जंग का बाकायदा आगाज़ हो जाता है और दोनों फ़ौजें एक दूसरे के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफ़ी देर लड़ती रहती, जिसकी वजह से दोनों फ़ौजों की तादाद गिरने लगती है और दोनों तरफ फ़ौजी काफ़ी थक चुके थे। इस सिचुएशन को देखते हुए हज़रत खालिद बिन वलीद रिज़र्व में मौजूद 4,000 मुस्लिम ट्रूप्स को सेंटर में डिप्लॉय करते हैं और बाज़ंतीनी, जो कि मज़ीद मुसलमानों का ये हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, आखिरकार हार जाते हैं और जंग का यहाँ पर इख्तिताम हो जाता है। नतीजा ये निकला कि इस जंग में बहुत बड़ी बाज़ंतीनी फ़ौज का हिस्सा मारा गया और बाज़ंतीनी फ़ौज के बादशाह हेराक्लियस अपने भाई थियोडोर को
कॉन्स्टेंटिनोपल भेज देते, जबकि खुद हिरैक्लियस अपना कैपिटल पीछे की जानिब एंटीओक में शिफ्ट कर देता है और आसपास में रहने वाले बाज़ंतीनी लोग पास के शहरों में पनाह लेने के लिए भाग जाते, जिसकी वजह से शहरों में रिफ्यूजीज़ की तादाद काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और बात करें मुसलमानों के पर्सपेक्टिव से, तो मुसलमान तकरीबन बहुत सारा कंट्री साइड का इलाका, यानी वो इलाका जो देहाती इलाका था बाज़ंतीनियों का, इसको अपने अंडर कर चुके थे और अब इनका निशाना था बाज़ंतीनी शहर। जंग के एक हफ्ते के बाद मुसलमान दमिश्क के शहर डमास्कस सिटी जाने के लिए तैयार थे। ये बाज़ंतीनी एम्पायर का एक बहुत ही बड़ा और अहम शहर था। मुस्लिम फ़ौज दमिश्क जाने से पहले एक छोटा मुस्लिम ट्रूप यूनिट फ़हल के शहर की तरफ भेजता है, ताकि यहाँ मौजूद बाज़ंतीनी गैरिज़न मुसलमानों के लिए किसी किस्म की रुकावट बनकर सामने ना आ सके। मुसलमान फ़ौज अपना रास्ता तय करते हुए यरमूक रिवर, दरिया यरमूक पे मौजूद याकूसा पहुँच जाती है और यहाँ पर इनका सामना होता है एक छोटी रोमन आर्मी से। ये रोमन आर्मी मुसलमानों के मुकाबले की नहीं थी और ना ही इनका मकसद मुसलमानों को हराना था। इसका मकसद था मुसलमानों की फ़ौज की रफ्तार कम करना और दमिश्क में मौजूद लोगों को वक्त देना कि वो आने वाली मुस्लिम मुहासरे के लिए तैयारी कर सकें। मुसलमान इस फ़ौज को शिकस्त देती है और फिर एक और 12,000 की रूमी फ़ौज के साथ मुकाबला करती है मरजस सुफार के मुकाम पर, जिसको येलो मेडो भी कहा जाता है। और पहले की तरह ये आर्मी भी मुसलमानों के हाथ शिकस्त का सामना करती है। अब मुसलमानों के लिए दमिश्क तक का रास्ता एकदम साफ और मुसलमान दमिश्क की तरफ रवाना थे। आखिरकार अगस्त 634 ईडी मुसलमान दमिश्क के बाहर पहुंच जाते और मुसलमानों की तादाद इस वक्त थी 20,000 की, जिसमें से 16,000 इन्फेंट्री जबकि 4,000 कैवलरी यूनिट्स। ये मुस्लिम फ़ौज शहर की निस्बत काफ़ी हद तक कम थी, यानी मुसलमान मुकम्मल तरीके से शहर का मुहासरा नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर एक लाए अमल ये तैयार किया जाता है कि मुस्लिम फ़ौज के ग्रुप्स बनाकर इनको शहर के मुख्तलिफ़ दरवाज़ों के बाहर स्टेशन कर दिया जाए। मुसलमान फ़ौज के मुख्तलिफ़ ग्रुप्स शहर के दरवाज़ों के बाहर मौजूद और कैवलरी यूनिट्स जिनकी कोई ख़ास ज़रूरत अभी तक पेश नहीं थी मुहासरे में, इनको रिज़र्व में रख लिया जाता। इनका मकसद था कि अगर शहर के अंदर से किसी किस्म की सॉर्टी अटैम्प्ट की जाए, सॉर्टी मतलब कि शहर के अंदर मौजूद जो आर्मी है वो मुसलमानों पर रेड कंडक्ट करे, तो उस सूरत में मुसलमानों के पास एक रिज़र्व फोर्स मौजूद हो जो इनके ख़िलाफ़ लड़ सके। इस कैवलरी यूनिट्स में से कुछ सैकड़ों घोड़सवारों को नॉर्थ में एक ईगल पास पर स्टेशन किया जाता है हज़रत खालिद बिन वलीद की तरफ से। ये ईगल पास नॉर्थ से आने वाली किसी भी बाज़ंतीनी रिलीफ फोर्स को देखने के लिए और उनको रोकने के लिए यहाँ पर रखा गया था। मुहासरे की वजह से जल्द ही दमिश्क के अंदर मौजूद सप्लाईज काफ़ी हद तक कम होने लग गई थी और इन्हें बादशाह की तरफ से किसी रिलीफ फोर्स का इंतज़ार था। बाज़ंतीनी बादशाह हिरैक्लियस जब इसको इस मुहासरे के बारे में पता चलता है तो इस सितंबर 634 ईडी में ये एक 20,000 की रिलीफ फोर्स डिस्पैच करता है डमास्कस की तरफ। ये फ़ौज जब ईगल पास के करीब पहुंचती है तो यहाँ मौजूद मुस्लिम यूनिट्स इनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुसलमान इनको कुछ ज़्यादा देर रोकने में कामयाब नहीं रहते और इससे पहले कि ये पास को क्रॉस कर पाते ये खबर पहुंचती है हज़रत खालिद बिन वलीद को, जो यहाँ पर मौजूद बाकी कैवलरी यूनिट्स को लेकर ईगल पास की तरफ फ़ौरन रवाना होते हैं, क्योंकि हज़रत खालिद बिन वलीद यहाँ ये बात मुकम्मल तरीके से समझ रहे थे कि अगर मुहासरे की कामयाबी चाहिए तो उसके लिए इस रिलीफ फोर्स को शहर तक पहुँचने से रोकना बहुत अहम। हज़रत खालिद बिन वलीद ईगल पास पहुँच जाते हैं और ये कामयाब रहते हैं इस रिलीफ फोर्स को वापस धकेलने पर, लेकिन इसकी वजह से मुहासरे पर एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट आया, क्योंकि मुसलमानों की तादाद पहले ही कम थी और बचे हुए मुसलमानों को हज़रत खालिद बिन वलीद ईगल पास ले जा चुके थे। अब अगर शहर में से किसी किस्म की सॉर्टी अटैम्प्ट की जाती तो मुसलमानों के लिए इसको रोकना काफ़ी हद तक मुश्किल हो सकता था।
हज़रत खालिद बिन वलीद, जिनको इस बात का मुकम्मल तरीके से इल्म था, ये वापस जल्द अज जल्द शहर की तरफ रवाना होते। शहर में मौजूद लोग चूँकि रिलीफ फोर्स के मुंतज़िर थे, इन्हें जब पता लगता है कि रिलीफ फ़ौज मुसलमानों की तरफ से वापस भेज दी जा चुकी है, इनका मोराल काफ़ी हद तक गिर जाता और इनके पास अब कोई हल नहीं रहता सिवाय इसके कि ये मुसलमानों पर बाकायदा हमला जारी कर सके। दोस्तों, कहानी को आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह अगले एपिसोड पर। अगर ये एपिसोड अच्छा लगा है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।